नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर। हरियाणा के अंदर भी 25 मई को मतदान होना है। हम एक एक करके लोकसभा के सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता का मूड जो है वो 2024 में किस ओर होगा। प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम आंकड़ों के ऊपर, एनालिसिस हम कर रहे हैं आंकड़ों के ऊपर कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति थी, 2014 में क्या स्थिति थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में किस किस पार्टी की क्या क्या स्थिति थी। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं मोस्ट अवेटिंग रोहतक लोकसभा की। रोहतक लोकसभा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार रही 2004 से लेकर 2014 तक, तब खूब विकास कार्य रोहतक के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए और जाट बाहुबल क्षेत्र है ये सारा का सारा। आइए हम बात करते हैं पहले रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ से अभी जो करंट में एमपी है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अरविंद शर्मा, जो कि पूर्व में कांग्रेस के अंदर ही थे और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक लोकसभा की जो जियोग्राफिकल कंडीशन जो है उसके अंदर झज्जर एरिया आता है और सम पार्ट ऑफ रेवाड़ी भी इसके अंदर आता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें कि विधानसभा की कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसके अंडर आती है, तो हम देखते हैं कि महम इसके अंडर आता है, गढ़ी सांपला किलोई इसके अंडर आता है, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर और बेरी, इन विधानसभा सीटों को मिलाकर रोहतक की लोकसभा सीट बनती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के लिटरेसी रेट की कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। तो लगभग 70.53% लोग जो हैं वो यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मुस्लिम वोट कितना है या बात करें हम कि एससी वोट कितना है, तो मुस्लिम वोट जो है यहाँ पर वो है 0.8%। जी हाँ, 1% से अंडर में मुस्लिम वोट है। अगर हम बात करते हैं एससी वोट की तो 19.24% वोट जो है वो एससी वोट है। और अगर हम बात करें सिख वोट की तो 0.24% जो है वो सिखों का वोट है। मतलब अगर हम बात करें मुस्लिम और सिख हैं वो 1% के अंदर लगभग आ जाते हैं। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है जाटों का इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा है। जैसे अगर हम सोनीपत सीट में भी बात करें तो सोनीपत में भी कहीं ना कहीं जाटों का बहुत इन्फ्लुएंस है और रोहतक में सबसे मेजर रूप में एक ये सीट है जहां पर जाट बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनावों की। 2019 के अंदर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शर्मा को और बीएसपी से कृष्ण लाल पांचाल को, ये 3 लोगों की मुख्य तौर पर फाइट थी या कहें उन्हें मुख्य कैंडिडेट ये थे। 2019 में कांग्रेस को 5,63,606 वोट मिले और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 46.7% वोट मिले। वहीं अगर अरविंद शर्मा की बात करें बीजेपी को यहाँ से 5,66,242 वोट मिले और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 46.9%, मात्र 0.2% वोट का मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी इतने कम अंतराल से यहाँ से जीती थी कि 0.2% वोट। और अगर हम बीएसपी की बात करें तो 38,163 वोट जो हैं बीएसपी को मिले थे। और अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज जो है 3.2% वोट जो है
वो बीएसपी को मिला। अगर हम यहीं से अंदाजा लगाएं कि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी रोहतक के अंदर इतने कम मार्जिन से जीती थी, ओनली 0.02%, राइट। अगर अब हम 2014 की बात करते हैं, 2014 लोकसभा चुनाव में के अंदर क्या मामला था, तो 2014 के अंदर कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया गया, बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के, उनको टिकट मिला, आईएनएलडी से शमशेर सिंह को, बीएसपी से मनोज कुमार को, और आम आदमी पार्टी से नवीन जयहिंद ने इलेक्शन लड़ा। अब हम बात करते हैं वोटों की, तो 4,99,900 जो है वोट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को यहां से मिले। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 47.2% जो है वोट यहां पर कांग्रेस को मिलते हैं। बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ को 3,18,984 वोट मिलते हैं। और वहीं परसेंटेज में बात करें तो 30.7% वोट जो है वो मोदी लहर में बीजेपी को रोहतक से मिलते हैं। अगर आईएनएलडी की बात करें तो 1,51,085 वोट जो है इनेलो के कैंडिडेट को मिलते हैं, और परसेंटेज में वोट जो मिलते हैं 14.5% वोट मिलते हैं। और वहीं बात करें बीएसपी के, तो बीएसपी को यहाँ से 18,682 वोट मिलते हैं 1.8% के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 46,739 वोट जो हैं वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलते हैं, और परसेंटेज की बात करें 4.5%। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो चुनाव जीतते हैं, और भाजपा 2014 में मोदी लहर के अंदर भी हार जाती है। अब हम बात करते हैं 2019 के विधानसभा की, जो कि लोकसभा से 6 महीने बाद में हुए। तो कांग्रेस को यहाँ से 3,84,386 वोट मिलते हैं, और वहीं परसेंटेज की बात करें तो 33.5% वोट जो है वो कांग्रेस को मिलते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो 3,54,310 वोट जो है बीजेपी को मिलते हैं, और 30.9% वोट जो है बीजेपी को यहाँ से मिलते हैं। अगर इनेलो की बात करें तो 2,10,987 वोट जो हैं वो इनेलो को मिलते हैं, और अगर परसेंटेज की बात करें तो 18.4% जो वोट जो है इनेलो को मिलते हैं। अगर हम यहाँ से, क्योंकि हरियाणा जनहित कांग्रेस जो भजनलाल वाली थी उसने भी जो है यहाँ से चुनाव लड़ा था, उस वक्त तो 0.4% ही सिर्फ उनको वोट मिलते हैं। और अगर हम टोटल वोट की बात करें तो 4493 वोट मिलते हैं, और बीएसपी के को यहाँ से 14,560 वोट मिलते हैं। परसेंटेज में देखेंगे तो 1.3%। अब बड़े कमाल की बात यहाँ पर दो है। पहला, यहाँ पर मुस्लिम और सिख के वोट ना के बराबर है। दूसरा, अगर एससी के वोट भी जो हैं वो बीएसपी को नहीं जाते। 19.24% होते हुए भी अगर लोकसभा की बात करें तो मैक्सिमम जो है 3.2% वोट जो हैं वो बीएसपी के पास जाते हैं। सारे जो एससी के वोट हैं वो किसी न किसी पार्टी को यहाँ पर पड़ते हैं। जाटों के हरियाणा के अंदर 22 से 23% वोट हैं। और यहाँ पर अरविंद शर्मा जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी 2024 के चुनाव में, इतने कम मार्जिन से पहली बात तो वो जीतते हैं, उसके बाद वो बातें इतनी बड़ी करते हैं कि जैसे देश के अंदर सबसे नंबर 1 वो रहे हों किसी कैंडिडेट को हराने में। और 2024 में अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस से फिर से दीपेंद्र हुड्डा जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो अरविंद शर्मा को ही टिकट दिया गया है, और जेजेपी की बात करें तो रविंदर सांगवान को टिकट दिया है। बीएसपी ने राजेश बैरागी को टिकट दिया है। इनेलो का कोई अता पता नहीं है, मेरी नॉलेज में तो है नहीं।
अब हम 2024 की अगर बात करते हैं तो इस बार 2024 के अंदर, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमें इस एनालिसिस से भी समझ आ जाएगा कि 2019 के लोकसभा में भी पूरा जबरदस्त कांटे की टक्कर थी दोनों के बीच में, और 2024 में कहीं ना कहीं सरकार का विरोध जो है वो हो रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, उनको भी अब जुमले बड़े बड़े छोड़ने पड़ रहे हैं, मंगलसूत्र वाले, भैंस वाले, और अभी तो राम मंदिर को बंद कर देने वाला भी एक जुमला उन्होंने छोड़ा। उस जुमले के लिए बारे में फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी जो मैजिक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हिल गया है। और कल तीसरा मतदान हुआ, तीसरे चरण का मतदान हुआ है, उसके अंदर भी बीजेपी लड़खड़ाती हुई साफ तौर पर दिख रही है। ऐसा बड़े बड़े रणनीतिकार जो हैं, बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो ऐसा मान रहे हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो बहुत जगह पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रैलियों में और हमारे मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री की रैलियों में कुर्सियां जो हैं 40-40, 50-50% खाली हैं। और ये सबको पता है कि रैलियों के अंदर धक्के पाई से जनता पकड़कर लाई जाती है, दबाव के अंदर आती है या लालच के अंदर आती है। ये किसी से छुपा नहीं है, ना ये आरोप की बात है, ना प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये सबको पता है किसी ना किसी लालच के अंदर जो है वो रैलियों में आते हैं, और रैलियों के अंदर खाली पड़ी कुर्सियां साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की लहर है इस पर बात कर रही है। विपक्ष जो है वो मुख्य मुद्दे अग्निपथ योजना को लेकर है हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो नौजवान हैं बहुत आर्मी में जाते थे, और अग्निपथ जो योजना लेकर आए उसको कांग्रेस पूरी तरह से हटाने की बात कर रही है। और वहीं पर किसान आंदोलन प्रमुख गढ़ रहा है, रोहतक भी, क्योंकि जाटों के पास ही जमीन है हरियाणा के अंदर, तो किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। खाप पंचायतें यहाँ पर है, चाहे वो SC वोटर्स हों, तो अगर उनकी भी बात करेंगे तो बड़ा जो है मामला गड़बड़ाया हुआ सा साफ तौर पर नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की विकास के कार्य जनता के अंदर पच नहीं रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री दोनों बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अब की बार जनता और सरकार के बीच का चुनाव है। जो भी सरकार में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त सरकार में, तो जनता और बीजेपी के बीच का ये चुनाव है। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक की बात करें, हम फूट की बात करें कांग्रेस की, भले कितनी ही फूट हो, जब जनता वोट से जवाब देती है, जब जनता हकीकत जान जाती है पार्टियों की, तो फिर जनता का जो परसेंटेज ऑफ वोट डिफ्लेक्शन होता है दूसरी तरफ, वो ये नहीं देखता विपक्ष के अंदर कितनी फूट है, विपक्ष कौन है, वो ये देखता है कि इस पार्टी को हटा देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिना खर्ची बिना पर्ची जैसे जुमले जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के भी नहीं चलेंगे। क्षमा चाहूँगा ये बात कह रहा हूँ, लेकिन पत्रकार की भूमिका अभी निभा रहा हूँ, तो पत्रकार तो निष्पक्ष बात करते हैं, तो जुमला ही है बिना खर्ची बिना पर्ची। और जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी का मामला मैं बार बार बोलता हूँ, प्रॉपर्टी आईडी का मामला भी जो है उलझा देगा भारतीय जनता पार्टी को, और एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट के प्रति मुख्य कारण बनेगी। हर सीट पर फाइट आएगी, किसी भी सीट पर मार्जिन जो है, जो 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 लाख के मार्जिन से कोई कैंडिडेट जीते थे बीजेपी के, तो किसी एक भी सीट पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करनाल के अंदर भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पसीने आए हुए हैं, और मुझे रोहतक की सीट से इस एनालिसिस से ये साफ तौर पर दिखता है कि अरविंद शर्मा की हार निश्चित है, और वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जो है वो इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन
ये मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी इस वीडियो के माध्यम से आप मैसेज पहुंचाएं और दीपेंद्र हुड्डा तक भी मैसेज पहुंचाएं कि जो आपने वायदे किए हैं जनता के साथ में, उसको निभाना आपकी प्राइम जिम्मेदारी बनती है। और अगर यह वीडियो हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ जी तक पहुंचे तो आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कोई कानून आप बनाएं कि जब मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी दे कि हम ये काम जनता के लिए करेंगे, उसमें टाइम बॉन्ड होना चाहिए, शपथ पत्र पार्टी से लें, और पार्टी अगर उसे पूरा नहीं करती है तो संगीन अपराध के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो और कम से कम ऐसी पार्टियों की सदस्यता रद्द हो जो अपने कहे हुए लगभग 70 से 80% वादे उन 5 सालों में पूरे ना करें, और उनके प्रमुख नेताओं को कम से कम 25-25 साल 30-30 साल की जेल अवश्य होनी चाहिए। ऐसा कोई कानून बनाने का अगर प्रावधान सीजेआई कर पाए तो जरूर करें। माननीय कोर्ट से मेरा ये निवेदन है। बहरहाल रोहतक की लोकसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की जीत निश्चित है। जाट एकजुट हैं, एससी के वोट भी ट्रांसफर होंगे, बीसी के वोट भी ट्रांसफर होंगे, ओबीसी के वोट भी ट्रांसफर होंगे, और अरविंद शर्मा की बहुत बुरी तरह से वहां पर हार होनी निश्चित है। आपको यह विश्लेषण एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमसे कोई गलती हो रही हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमें सचेत कीजिएगा। हम आपकी राय पर काम करेंगे और अपने आप को ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।